तो जिन लोगों ने भी दोबारा से इसको डेरिवेशन किया स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर के लिए, ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए, रखा जा सकता है। आप लोग ये देखिए, ये हुआ इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल, सेंटर पे चाहिए तो R0 रखा है, इतना आ गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ G0। सरफेस पे चाहिए तो R इक्वल्स R कर दिया, इतना आ गया। इसको यूज किया तो इतना लिख सकते हैं। इसका वैल्यू इसके वैल्यू से ज्यादा है। मैग्नीट्यूड वाइज V एट द सेंटर इज मोर, यानी सेंटर पे पोटेंशियल कम है, सरफेस पे ज्यादा है। तो यहाँ से कोई मास को यहाँ लेके जाएंगे, अगर m के जी के मास को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शिफ्ट करना हो तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जाते जाते पोटेंशियल बढ़ गई है। इस फॉर्मूले से मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस से वर्क डन आ जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग m kg mass from center to the surface of the earth, center to the surface of the earth is m into potential difference। तो m into माइनस G0R, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हो जाएगा 3/2 G0R। तो ये आ गया रिक्वायर्ड वर्क डन इज m G0R by 2, m G0R by 2, this is the answer। अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है, बाहर में कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट्स A, B and C। रेडियस है R1, मास M1, शेल का रेडियस है R2, मास M2। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी कितना होगा एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी कितना। तीनों का अलग अलग आंसर आप सभी लोगों को लिखना है। पॉइंट ए इनसाइड पॉइंट है, सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इनसाइड पॉइंट पे होता है माइनस Gm/2 R1 क्यूब 3 R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, जो फॉर्मूला था माइनस Gm/2 R स्क्वायर 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर यहाँ का पोटेंशियल इतना, और ये बाहर वाला जो शेल है उसके लिए दिस इज इनसाइड पॉइंट। सेल जो है सेंटर से लेके सरफेस तक, सेल की वजह से जो पोटेंशियल होता है सेम एज द सरफेस, सो माइनस Gm2/R। ये पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा सीधा दोनों का वैल्यू जो होगा उसको ऐड कर देना। तो ये ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज ड्यू टू स्फेरिकल। नाउ एट पॉइंट बी, बी के लिए देखिए पॉइंट बी के लिए, इस सॉलिड स्फीयर के लिए पॉइंट बी इज आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट के लिए तो सॉलिड स्फीयर सेम एज पॉइंट मास बिहेव करता है, माइनस Gm1/R2। सॉलिड स्फीयर का मास सेंटर पे माना माइनस Gm/R होता है, एंड ड्यू टू स्फेरिकल सेल इतना ही रहेगा माइनस Gm2/R2। पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी इज आउटसाइड, तो शेल और स्फीयर सारा मास सेंटर माइनस Gm1 + M2 डिवाइडेड बाय R3। और इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में भी यूजुअली पूछे जाते हैं। तो ये सब लिखने और समझने आपको बिल्कुल भी आना चाहिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि ड्यू टू दिस रिंग यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, इसके ऊपर dm मास।
और डीएम मास को यहाँ से मिला दे रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² प्लस x²। इस रिंग के ऊपर ऐसा ऐसा जितना भी डीएम मास लेंगे, हर एक मास का डिस्टेंस पॉइंट P से सेम होगा, √r² प्लस x²। नाउ दिस डीएम मास इज अ पॉइंट मास, बोल रहा हूँ, whether it is solid sphere or spherical shell, आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फार्मूला सेम रहता है, -gm/r। सारा का सारा मास सेंटर पे माना जाता है। यहाँ पे मैंने शेल या स्फीयर नहीं लिया है, ये पॉइंट मास है, इसका कोई साइज नहीं है, पॉइंट मास ही है। इसका भी पोटेंशियल जो इसका है वही सेम आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली डीएम मास इज वेरी स्मॉल मास, ड्यू टू दिस मास यहाँ का पोटेंशियल -g dm/r। तो dv at point P means elementary potential due to this mass। सेम फार्मूला लगाएंगे, -g m की जगह पे dm यूज करेंगे, r की जगह पे ये वाली डिस्टेंस यूज करेंगे, √r² प्लस x²। ये हुआ छोटे से पोर्शन की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट। So net potential at point P minus g by √r² प्लस x² पूरे रिंग पे इंटीग्रेट कर। ये यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है पूरे में। तो ये तो कांस्टेंट, हर पॉइंट का ये डिस्टेंस जो है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस सेम है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। और ये सिंबल दे दिया, मतलब पूरे सर्किल पे इंटीग्रेट कर। तो डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो एम आ जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट पी बहुत ही इजीली याद रखा जा सकता है, सबसे आसान हो गया ये, -gm/√r² प्लस x²। रिंग की वजह से पॉइंट पी पे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू कैलकुलेट किया, और अभी हम लोग पोटेंशियल का कर रहे हैं। अब आप लोग सोचिए, अगर ऐसा हो, मास वही रहे, रिंग भी वही रहे, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मास, कहीं पे मास हो कहीं पे नहीं हो। जैसे यहाँ पे मास m/2 रख दिया इतने पोर्शन में, फिर इधर मास नहीं है, यहाँ पे रख दिया m/4, फिर यहाँ रख दिया m/4, तो ऊपर के कुछ हिस्से में रख दिया है m/2, यहाँ m/4, यहाँ m/4, बाकी पोर्शन, रिंग के बाकी पोर्शन में मास है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी आप लोगों को जज करना है कि क्या होगा। नाउ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फर्स्ट केस में, और सेकंड वाले केस में मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मास कहीं भी रखिए, ये डिस्टेंस नहीं बदल रहा है ये बात, इसलिए आंसर में नो चेंज, वेदर मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछे तो फिर सेम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इस मास को यहीं रहने दो, और इस मास को स्लोली अगर शिफ्ट करें तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस मास। जैसे यहाँ अर्थ का होता था, अर्थ की जगह पे ये मास, इसीलिए सेम फार्मूला हो गया। एक मास इंफिनिटी पे चला गया तो दूसरा मास ऑटोमेटिकली इंफिनिटी पे हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों मास को इनफाइनाइटली सेपरेट करने, कंप्लीट सेपरेशन के लिए इतनी ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसको कि बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। देखिए, ये इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए है -30 जूल, -30 जूल है इस सिस्टम का एनर्जी, यानी इस सिस्टम को तोड़ने के लिए हम लोग को 30 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ये 30 जूल एनर्जी दे देंगे तो दोनों मास अलग होकर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा।
That is called binding energy of the system. Binding energy of the above system, मतलब कितनी एनर्जी है जो इसको बाइंड करके रखे हुए, तो यही वाला इतना ही एनर्जी पॉजिटिव। ये मान लीजिए -30 जूल, आपने 30 जूल और दे दिया तो ये दोनों मिलाकर 0 हो जाए। 0 हो जाने का मतलब हुआ कि दोनों मास के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस आ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब इसी का मॉडुलस G m1 m2 by R, that is magnitude of U। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी required to completely break the system। यानी दोनों मासेस को इनफाइनाइटली सेपरेट करने की। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बाइंडिंग एनर्जी का। 3 मास सिस्टम अगर आ गया तो एक मास को बाहर निकालेंगे तो ड्यू टू दिस मास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ड्यू टू दिस मास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। दोनों के लिए अलग अलग ये फॉर्मूला यूज। तो जब m1 को हटा रहे हैं तो m1 और m2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी G -G m1 m2 बाई r12, ये माइनस को मैंने बाहर कर, और m1 m3 में जो एनर्जी होगी G m1 m3 बाई r1। ये मास की वजह से इतना और इस मास की वजह से इतना है। अब m1 बाहर चला गया, अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों का एनर्जी हो जाएगा G m2 m3 बाई r2। तो हमने यही फॉर्मूला 3 बार यूज किया। आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बताइए। यहाँ m3 है और यहाँ m4। दिस इज r14 r12 r23 r34 और ये डिस्टेंस है r24 और ये डिस्टेंस हो गया r13। सभी के बीच में दिया हुआ। तो अब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो देखिए माइनस अगेन कॉमन, m1 को पहले हटाएंगे तो तीनों मास की वजह से इसको पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो G m1 m2 बाई r1, m1 और m2 के बीच हो गया, फिर m1 m3 के बीच G m1 m3 बाई r1, फिर m1 m4 के बीच G m1 m4 बाई r1। तो m1 मास का टोटल एनर्जी आ गया, m1 हट गया, अब बचा m2। तो m2 का एनर्जी इन दोनों की वजह से, तो G m2 m3 by r23, then G m2 m4 by r24। अब देखिए एक सीक्वेंस में चल रहा है, m1 m2 m1 m3 m1 m4, m1 हो गया, अब बचा m2, तो m2 m3 m2 m4, लास्ट में बचा m3 और m4, तो प्लस G m3 m4 by r3। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें है, इस 2 मास का सिस्टम था तो 1 टर्म आया, 3 मास का सिस्टम है तो 3 आया, 4 मास से बना हुआ सिस्टम है तो 6 टर्म आया। इसी तरीके से 5 के लिए भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है दैट इज NC2। नंबर ऑफ टर्म्स इतने आएंगे। अगर 5 मास से बना हुआ सिस्टम है तो 5C2 इतने टर्म्स आएंगे, और एक सीक्वेंस में आप लिखेंगे अगर तो गड़बड़ी भी नहीं होगी। सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या होगा कि सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, या अर्थ को ही ले लें, रेडियस r एंड मास m। अर्थ इज ऑल्सो अ सॉलिड स्फीयर, अर्थ ही मान लेते हैं कि इसके अंदर कितनी सेल्फ एनर्जी है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे हम लोग ऐसा इमेजिन करेंगे कि स्मॉलर रेडियस का फॉर्मेशन हो चुका है स्फीयर का, और इसका मास है स्मॉल, एंड स्लोली
मास इज टेकन फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस और इंफिनिटी से लाके इसके ऊपर मास लगाते जा रहे हैं और धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होता जा रहा है। अभी इसका पोटेंशियल है V और इंफिनिटी से डीएम मास लाके इसके ऊपर अप्लाई किया, धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होते होते कैपिटल आर। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन करना पड़ेगा, R इक्वल्स 0 से लेके कैपिटल R तक। एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, ये डीएम मास इंफिनिटी से लेके आएगा, इसके ऊपर लगा देगा, फिर इसके ऊपर लगा देगा, फिर डीएम मास लाके इसके ऊपर लगा देगा। इस तरीके से वर्क डन करता जाएगा लगातार। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगी वो सारा कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे R इक्वल्स 0 साइड से कैपिटल R। तो जो टोटल वर्क डन आएगा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर। ऐसा वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने किया था कि किसी दीवार को उठाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ग्राउंड से बार बार मास उठा के वॉल पे रखते, जिसमें कि mgh/2 आया। यहाँ पे भी लगभग सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो डीएम मास को इन्फिनिटी से लाके यहाँ लगाने के लिए जो वर्क डन होगा dw वो हो जाएगा डीएम मास इंटू पोटेंशियल, डीएम मास इंटू पोटेंशियल। U इक्वल्स mv, तो du इक्वल्स m इंटू या dm इंटू v, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए dm इंटू पोटेंशियल, dm इंटू पोटेंशियल। राइट नाउ इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा, बिकॉज दिस सरफेस इज आउटसाइड पॉइंट, तो सारा का सारा मास सेंटर पे मानेंगे। पोटेंशियल इज माइनस gm/r। तो ये जो वर्क डन हुआ इसी को du भी लिख सकते हैं, dw भी लिख सकते हैं, दैट इज dm इंटू माइनस gm/r। तो टोटल वर्क डन डेल्टा W और डेल्टा U, जिसको सेल्फ एनर्जी कहते हैं, इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा R इक्वल 0 से लेके कैपिटल R। और इंटीग्रेट करने के पहले इस मास को चेंज करना पड़ेगा, या m के टर्म्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो गया माइनस G इंटीग्रल m dm/r। m के टर्म्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मगर ये r जो है ये दिक्कत करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि m को भी r में बदल दो, तब जाके इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल रो अगर मान लें तो डेंसिटी हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम 4/3 पाई r, और डीएम मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर dr। देखिए जो शेडेड दिख रहा है इसका मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया में dr से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका थिकनेस है dr। और m मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो ये सारा वैल्यू यहाँ डाल के इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके कैपिटल, तब आपका आंसर आएगा रो के टर्म्स। और लास्ट में फिर रो का वैल्यू वापस ये डाल, यानी यहाँ पे ऐसा करें माइनस इंटीग्रल r, पहले m का वैल्यू डालेंगे तो 4/3, ऐसा कर लेते हैं, डेल्टा U सेल्फ एनर्जी इक्वल्स माइनस इंटीग्रल r इक्वल्स 0 टू कैपिटल R, m का वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो मल्टीप्लाइड बाई डीएम का वैल्यू डालेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू रो। तो रो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई और 4 पाई बाहर आ जाएगा। लास्ट में फिर सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद ये वैल्यू दोबारा से डालना हो, तब आपका आंसर m और कैपिटल M और r के टर्म्स में आएगा, कैपिटल R के। So now formula is, after integration final answer is minus 3/5 gm square by r। इस रिजल्ट को याद रखना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा फॉर्मूला आएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ,
यानी अर्थ के अंदर इतना एनर्जी है, उससे इतनी एनर्जी दे देंगे तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द अर्थ। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास है m, रेडियस r। ऐसा बनाने में कितना एनर्जी लगा हो, वही उसका सेल्फ इनपुट। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि शुरुआत में ये स्फेरिकल सेल है r रेडियस का, लेकिन इसके ऊपर कोई मास नहीं। अब धीरे धीरे इसके ऊपर मास डालना हम लोग चालू करें। तो आफ्टर टाइम t हम लोग मानेंगे एट टाइम t इंफिनिटी से dm मास लाला के इसके ऊपर डालते जा रहे हैं, ऐसे इसके सरफेस पे अप्लाई करते जा रहे हैं। तो आफ्टर टाइम t मान लिया जाए कि इसके ऊपर m मास आ चुका है और dm मास और बाहर से लाके डालना है टिल दिस पॉइंट। अल्टीमेटली मास हो जाएगा कैपिटल N। रेडियस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मास धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब जब इसके सरफेस पे m मास आ चुका है तो इसके सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा -gm/R। सारा मास सेंटर पे मानेंगे अगर पोटेंशियल सरफेस का चाहिए, तो वैसे भी स्फेरिकल शेल में सेंटर से लेकर सरफेस तक सेम पोटेंशियल। अब डीएम मास अप्लाई अगर करेंगे तो वर्क डन जो होगा du या dw वो हो जाएगा dm इंटू v। सेम फॉर्मूला, dm ये रहा मास और पोटेंशियल ये है -gm/r। यहाँ तो रेडियस वेरिएबल नहीं है इसलिए समस्या खत्म, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसलिए टोटल वर्क डन डेल्टा u बराबर इंटीग्रल du m इक्वल्स 0 टू कैपिटल N। ये हो जाएगा -g/r, कॉमन बाहर आ गया, बच गया md और लिमिट हो जाएगा 0 टू कैपिटल। तो ये m²/2 आ जाएगा -g/r एंड m²/2। देयरफॉर सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल शेल हो जाएगा -gm²/2r। सॉलिड स्फीयर के केस में 3/5 रहता है और स्फेरिकल शेल के केस में 1/2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दोनों रिजल्ट एप्लीकेबल है।